So welcome guys for the third class of indirect tax amendments applicable for May-June 2020 examinations for both inter and final levels for all three CA, CS, CMA course. So almost सारे amendments हम लोग इंटर लेवल पे तो कंप्लीट कर चुके हैं. 2-4 चैप्टर का बचा हुआ है वो भी आज अपने कंप्लीट कर लेंगे. आपको जो नोट्स मिला गया था उसका पेज नंबर आएंगे 21 में, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आएंगे. पेज 21 में आएंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर. ओके ठीक. सो पहला अमेंडमेंट, एक नया रूल 10 कैपिटल ए इंसर्ट किया गया है. एक नया रूल 10 कैपिटल ए इंसर्ट किया गया है जीएसटी रूल्स में, जो क्या बोलता है सर, नॉर्मली एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भी फर्निश करना पड़ता था एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन. यानी जब तक आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं फर्निश कर दोगे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता था. दैट लिमिट हैज बीन रिलैक्स्ड, दैट रिक्वायरमेंट हैज बीन रिलैक्स्ड टू अ सर्टेन टाइम पीरियड, कि आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन लेते समय आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स यू मे नॉट फर्निश. बैंक अकाउंट डिटेल्स यू मे नॉट फर्निश. अब अगर उस समय आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश नहीं करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट ने आपको टाइम लिमिट दिया है कि जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया या जब आपकी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट आ गई, उसके पहले आपको 45 डेज के अंदर, कितना डेज के अंदर, 45 डेज के अंदर गाइज आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करना पड़ेगा. यानी पहले करना करता था, अब थोड़ा सा टाइम लिमिट दे दिया है. अब और तो और अगर आपने ये रूल का नॉन कंप्लायंस किया, इफ यू डिड नॉट फॉलो दिस रूल 10A, इफ यू डिड नॉट फर्निश द बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड. आपका रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड, जिससे आपका एक नया रूल 21, जहां पे अपने पढ़े थे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 29, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 29 हम लोग ने पढ़ा था कि अगर आपका कैंसिलेशन होता है रजिस्ट्रेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर, उसमें से एक पॉइंट ऐड कर दिया गया, इफ यू वायलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 10A योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड. तो बस पहला अमेंडमेंट यही है. चलिए एक बार पढ़ते हैं. A person was required to furnish the details of his bank account during applying for registration. The requirement has now been relaxed to a limited extent by inserting a new rule 10 capital A. This relaxation is not available. This relaxation is not available for those who have been granted registration as TDS deductor. यानी ये वाला जो रिलैक्सेशन है ये उनके लिए नहीं है जिनको TDS का रजिस्ट्रेशन मिला है या TCS कलेक्शन का. ये 124 नहीं होगा, ये ठीक है, ये 4 ऐड हो गया. TCS का उनको रजिस्ट्रेशन मिला है और हैव बीन obtained suo motu registration under rule 16. सर ये क्या पता है, ध्यान से देखना. अगर आपको याद होगा हम लोग ने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर टेम्पोररीली. अगर प्रॉपर ऑफिसर को इंस्पेक्शन के ड्यूरिंग लगा या इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग लगा दैट यू आर अनरजिस्टर्ड बट यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, सो ही विल ग्रांट यू अ temporary registration number. Now on that what you will do, you have to apply within a prescribed time. You have to apply within a prescribed time. That was 90 days. आपको अप्लाई करना पड़ता था बिफोर दी ऑफिसर फॉर दी फ्रेश रजिस्ट्रेशन. या फिर अगर आप अपील में जा रहे हो तो अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर आ जाता था उसके बाद आप 90 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता था. तो ये वाले केस में आपको बैंक ये जो रूल अप्लाई हुआ ये वाले केस में अप्लाई नहीं होगा. यानी उस केस में तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स तुरंत क्या देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा. मतलब एक्सेप्शनल केसेस में रूल 10A इज नॉट एप्लीकेबल. जहां पे आप TDS का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, क्योंकि वो तो बहुत कंपलसरी होता है, TDS किस अकाउंट से पेमेंट आप करोगे गवर्नमेंट को वो जानना पड़ेगा. तो TDS और TCS के टाइम पे आपका उसी समय बैंक अकाउंट डिटेल्स मांग लिया जाता है. एंड जिसको सुओ मोटो, यहां पे आप लिख सकते हो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर,
रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, ये आपको याद आ जाएगा, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 16। ये रूल्स आपको लर्न बिल्कुल नहीं करना, आपको बस प्रोविजन ध्यान रखना है कि हाँ सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज एन ऑप्शन, अच्छा क्या मैं पहले नहीं दे सकता? आप बिल्कुल दे सकते हैं, आपको एक ऑप्शन दिया गया है, दैट्स एन ऑप्शन टू गिव योर बैंक अकाउंट डिटेल्स आफ्टर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के बाद अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करो, कितने दिन के अंदर अंदर? 45 डेज के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न विचएवर इज अर्लियर। सर ये रिटर्न कौन सा होगा? रिटर्न अंडर सेक्शन 39। जिस दिन आपका रिटर्न फर्निशिंग, देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो आपका रिटर्न डेट आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ कि ना, आपका रिटर्न डेट आएगा और 45 और आपको एक दिन ग्रांट भी किया जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो विचएवर इज अर्लियर उसके 45 डेज के अंदर अंदर आपको ये क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करना पड़ेगा। एंड लास्टली अगर आपने वायलेट किया प्रोविजन तो सर आपके साथ क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट consequence of not following रूल 10A। अगर आपने रूल 10A फॉलो नहीं किया तो आपके साथ क्या होगा पता है? आपका रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने लाया था, द फर्स्ट अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन चैप्टर। छोटा सा है, कुछ खास नहीं है, बट हाँ एग्जामिनेशन में आने की चांसेस है, स्पेशली एमसीक्यूज में। नेक्स्ट आते हैं गाइस, वेरी 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 क्रूशियल अमेंडमेंट। मैं तो बहुत पर्सनली खुश हुआ ये अमेंडमेंट देख के, क्योंकि पहले जब मैं पढ़ता था ना मेरे को बहुत अजीब लगता था पढ़ाने में कि ये कैसे हो सकता है, बट उस समय लॉ में कुछ लिखा हुआ नहीं था तो मेरे को वो अजीब कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता था। बट वो अजीब वाला चीज अब खत्म हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ये लॉ को क्लैरिफाई कर दिया है। गाइस अगर आपको याद होगा सस्पेंशन हम लोग ने पढ़ा था, एक होता है कैंसिलेशन और एक होता है सस्पेंशन। और कैंसिलेशन में क्या फर्क है? वंस यू हैव अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन योर registration will be under suspension mode, your registration will be under suspension mode। मतलब क्या कि आप आज अगर आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका रजिस्ट्रेशन आज तो कैंसिल हुआ नहीं, बट जीएसटी का कंप्लायंस तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड अभी हो नहीं, आपका कैंसिलेशन अभी हुआ नहीं, बट आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट क्या कर देगा? सस्पेंड। यानी यू आर फ्रीड फ्रॉम ऑल द टैक्स कंप्लायंसेस, you are freed from all the tax compliances during the period of suspension, during the period of मतलब सस्पेंशन के बाद और टिल द डेट ऑफ कैंसिलेशन आपको कोई भी कंप्लायंस नहीं करना बोल के गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? सस्पेंशन। अब इन्होंने वहां पे एक प्रोविजन डाला था कि अगर आप सस्पेंडेड मोड में हो तो आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप सस्पेंशन मोड में हो तो आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाई कर ही नहीं सकते। तो यह बात बड़ी अजीब लगी कि आप सस्पेंडेड मोड में हो तो आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप कोई भी गुड्स भी नहीं दे सकते, आप कोई भी सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप सस्पेंडेड मोड में हो यानी सर जरूरी थोड़ी ना है कि बॉस हम बिजनेस ही नहीं कर सकता, मेरा लिमिट कम हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, मैं नहीं ले रहा हूं या फिर मैं कैंसिल कर रहा हूं फॉर वॉट एवर रीजन, आई एम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। तो उसका यह मतलब थोड़ी ना है कि मैं अब सप्लाई नहीं कर सकता। तो ये थोड़ी अटपटी थी और था भी अटपटा। फाइनली थैंकफुली गवर्नमेंट ने एक रूल्स में एक नया रूल डाला, 21 कैपिटल है, ये सब रूल नंबर याद नहीं करना है। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया इसका मीनिंग कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड नॉट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपको याद होगा हम लोग ने पढ़ा था कि वो रिटर्न भी फाइल नहीं करेगा और वो टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं करेगा, ये दो चीज वो नहीं करेगा। तो टैक्सेबल सप्लाई नहीं करेगा इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म? तो गवर्नमेंट ने यहां पे एक एक्सप्लेनेशन के द्वारा हमें बताया कि इसका मतलब होगा कि वो एक टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा। क्या इशू नहीं करेगा? फर्क है दो चीज में फर्क है, टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना और टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना। मतलब सर आप तो सस्पेंडेड मोड में हो, आप किसी को भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आप जीएसटी लगा
नहीं सकते क्योंकि आप सस्पेंडेड मोड में हो। तो दिस इज द मीनिंग। तो क्लैरिफाई किया गया मीनिंग कि टैक्स इनवॉइस आप इशू नहीं कर सकते, कैन नॉट चार्ज टैक्स। कौन सा टैक्स, कौन सा पीरियड पे? जब आप सस्पेंडेड हो, जब आप से मान लीजिए आपका कैंसिलेशन हुआ नहीं, आपका कैंसिलेशन, तो आप वापस से रजिस्टर्ड हो गए, तब आप टैक्स चार्ज करिए ना आराम से। जिसके लिए भी हम लोग ने पढ़ा था कि जो जो बीच का पीरियड का जो रिटर्न मैंने फाइल नहीं किया, मुझे वापस से फाइल करना पड़ जाएगा विद इन 30 डेज, इफ यू रिमेंबर। विद इन 30 डेज मुझे वापस से फाइल करना पड़ जाएगा जब से मेरे को रजिस्ट्रेशन मिला है वापस। तो मेरे को जो बीच का पीरियड, जो सस्पेंशन वाला पीरियड मैंने नहीं फाइल किया, मेरे को वापस से विद इन 30 डेज फाइल करना पड़ेगा, इन केस मेरे को रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ तो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई। अरे बोलिए प्लीज। तो बस बस सिंपल सी बात है गाइस, एकदम सिंपल है। टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते और किसी को टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। दैट्स इट, ये रेस्ट्रिक्शन है। लेट्स रीड एक बार। Meaning of not taxable supply during the period of suspension clarified that registered person required to issue revised tax invoice and file the first return for the supplies during suspension period. एक बार आते पढ़ते हैं। Once a registered person has applied for cancellation of registration or the proper officer seeks to cancel his registration, his registration shall remain suspended. उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल। जब तक उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो जाता तब तक उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड मोड में रहेगा। फिर हम लोग ने पढ़ा था एक और चीज कि वो ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनी रिटर्न। वो रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएगा। बस यही चीज के बारे में गवर्नमेंट यहां पे क्लैरिफाई किया है कि टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर पाएगा। इसका क्या मतलब है? Explanation has been inserted in Rule 21A to clarify that shall not make taxable supply to mean that the registered person shall not issue a tax invoice. वो एक tax invoice नहीं issue कर सकता and accordingly not charge tax on the supplies made by him during the period. मतलब supply कर सकता है but tax नहीं लगा सकता, he cannot charge टैक्स ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाईज। अब मेरा बात बहुत 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 इत्मीनान से सुनिएगा। आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, आप टैक्स आप टैक्सेबल सप्लाई पर आप टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर रहे हो, आप इशू नहीं कर, और आप रिटर्न भी फाइल। अब लास्ट पैरा पढ़ के हमको इसका बताइए, इसका मतलब क्या होगा? अगर आप एक बार में समझ जाएंगे तो मतलब आप पूरा डॉट्स को कनेक्ट कर दियो। लास्ट पैरा पढ़िए, खुद पढ़िए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। खुद पढ़िए पहले, टेक योर इनिशिएटिव। ये रेवोकेशन का बात करेगा। बहुत ध्यान से सोच समझ के लिंक कर रहा एक एक टॉपिक से। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो, रिवाइज टैक्स इनवॉइस और फर्स्ट रिटर्न। ये अचानक से कहां से आ गया सर? लिंक करिए ये सेक्शन आप लोग जो पढ़े थे, रिवाइज टैक्स इनवॉइस एंड फर्स्ट रिटर्न, ये क्या चीज था? लिंक करिए बात को। पहले ये दिमाग में आना पड़ेगा कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस का भी इशू होता था, फर्स्ट रिटर्न में क्या जाता था, उसके बाद आप इस इशू के साथ लिंक कर पाएंगे। तब बेस्ट लर्निंग होगा क्योंकि आप खुद से समझे हो। रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है? व्हाट इज रिवाइज टैक्स इनवॉइस?
इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बीच में अगर कोई टाइम लैग है, बेसिकली दैट 30 डेज वाला इंपॉर्टेंस, अगर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ ग्रांट के बीच में अगर कोई टाइम लैग है, तो वो डेट ऑफ ग्रांट से 30 डेज के अंदर, 1 मंथ के अंदर अंदर, कितने दिन, 1 मंथ के अंदर अंदर उसको रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस इशू करना पड़ता है। जो भी इनवॉइसेस जो वो इस समय इशू किया है, वो उसका रिवाइज्ड वर्जन इशू करेगा। क्या इशू करेगा? रिवाइज्ड वर्जन इशू करेगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे उसके जो बायर्स है, जिनको वो इस पीरियड में माल बेचा था या सर्विस प्रोवाइड किया था, उसको क्रेडिट मिलेगा, उसको क्रेडिट मिलेगा। इसलिए हम लोग ने रूल 36 में भी पढ़ा था, आईटीसी का पहला कंडीशन कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे भी आईटीसी क्लेम कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट विच इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? 16(2)(a), 16(2) का क्लॉज ए, उसके थ्रू भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। नाउ माय पॉइंट इज, सर समझ में आया कि हाँ, रिवाइज टैक्स इनवॉइस आप जो होगा, आप कब होगा? जब आपका इफेक्टिव डेट और डेट ऑफ ग्रांट अलग अलग होगा। सर फर्स्ट रिटर्न क्या है? व्हाट इज फर्स्ट रिटर्न? सर ये जो भी डिटेल्स आप अभी तक डिस्क्लोज तो किए नहीं, बिकॉज आपको जब तक रजिस्ट्रेशन मिला नहीं है तब तक आप रिटर्न फाइल नहीं किए। तो ये सारा डिटेल्स आपको सेक्शन 40 हम लोग ने पढ़ा था, आपको सेक्शन 40 में फर्स्ट रिटर्न जो आपका जाएगा ना, फर्स्ट रिटर्न, उसमें आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये सेम लॉजिक अब आप मेरे करेंट केस में लगाइए, सेम लॉजिक लगाइएगा, ठीक है ना? मैं कैंसिल के लिए अप्लाई करता हूं, मेरा यार रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है, मेरा रजिस्ट्रेशन, तो मैं क्या क्या नहीं कर सकता बताओ, या मैं क्या नहीं करूंगा बताओ? सर मैं रिटर्न फाइल करना बंद कर दूंगा, यानी गवर्नमेंट को मेरा कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगा, गवर्नमेंट को मेरा कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगा। और मैं टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं करूंगा, बिकॉज हमें आपने बताया अभी अभी, देखो ऊपर लिखा है, मैंने क्या बताया आपको, दैट रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस। आप टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकते। लेकिन मान लो अगर ये रेवोकेशन हो गया, इसका रेवोकेशन मतलब अब ये सस्पेंशन नहीं, वापस ले लिया गया, अब ये वापस ले लिया गया, तो गवर्नमेंट बोलेगा भैया पहले वाला कंटिन्यू करो, तुमने जो ये टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया, वो रिटर्न तुम फाइल करो। अब वो तुम रिटर्न, वो तुम्हारे लिए फर्स्ट रिटर्न हो गया, वो तुम्हारे लिए अब जो तुमने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया, हो सकता है एक इनवॉइस इशू किया हो, एक कमर्शियल इनवॉइस इशू किया हो, उसको रिवाइज करो, उसको रिवाइज करो, क्योंकि पहले तो तुम सस्पेंशन मोड में थे, बोल के हम तुमको टैक्स अलाउ नहीं किए थे चार्ज करना, बट अब तुम्हारा सस्पेंशन रिवोक हो चुका है, अब हम तुमको वापस से पुराना प्रोविजन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस पार्ट। इन कंटिन्यूएशन मतलब देखिए बीच में कोई लैग नहीं आने देंगे, बीच में जो भी आपका पीरियड मिसिंग था सबको क्या कर दिया गया, भर दिया गया। रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी इशू करिए और फर्स्ट रिटर्न भी में सारा डिस्क्लोज करिए। यहां लिखिए एक लाइन में, द सप्लाईज मेड बिटवीन द इंटरवीनिंग पीरियड, for the supplies made between the intervening period, for the supplies made between the intervening period, for the supplies made between the intervening period where return was not filed, where return was not filed and tax invoice was not issued, where return was not filed and tax invoice was not issued, where return was not filed and tax invoice was not issued, dash, where return was not filed and tax invoice was not issued, dash. Now because it is revocation, now because of revocation, now because of revocation, such provisions of RTI, RTI समझ जाएंगे ना, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, सच प्रोविजंस ऑफ RTI and first return shall apply. ओके क्या? बोलो हाँ,
चलिए ठीक, तो बट क्लियर हो गया एकदम कि टैक्सेबल सप्लाई मतलब टैक्स इनवॉइस चार्ज नहीं कर सकता, बस टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। दैट्स इट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन में, और कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। अब आते हैं इनवॉइस। इनवॉइस भी बहुत सिंपल है, कोई एक्सेस कोई अमेंडमेंट नहीं है गाइस। दो जगह भी चीज मैं आपको याद दिला देता हूं। एक मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, याद है एग्जेम्पशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस? किसको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ता था, फटाफट बोलो मेरे को। किसको टैक्स इनवॉइस नहीं इशू? ऑब्वियसली अनरजिस्टर्ड तो नहीं करेगा, रजिस्टर्ड में भी किसको नहीं इशू? वेरी गुड आंसर। अगर आपका वैल्यू सप्लाई इज लेस देन 200 एंड यू आर सप्लाइंग टू unregistered person and if unregistered person does not require a tax invoice, ये तीन कंडीशन अगर है तो आपको क्या बोलते हैं टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? एक कंसोलिडेटेड क्या इशू करना पड़ेगा? एक कंसोलिडेटेड क्या इशू करना पड़ेगा? एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द डे, एट द मंथ, सॉरी डे एंड। सारे सप्लाईज का आप एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर दीजिए। इस पे एक छोटू सा अमेंडमेंट आया है। मल्टीप्लेक्स वाले लोग, क्या बोला मैंने? मल्टीप्लेक्स वाले लोग आइनॉक्स फाइनॉक्स में अपने जो सिनेमा स्क्रीन्स में देखने जाते हैं, मल्टीप्लेक्स के बारे में बात की, ठीक है? मल्टीप्लेक्स, आइनॉक्स, पीवीआर। सर वो लोग भी तो अनरजिस्टर्ड पर्सन हम लोग को सप्लाई कर रहे हैं क्या? एडमिशन फीस, एंट्री सर्विसेज टू सिनेमा थिएटर्स, और हम लोग सब क्या है? अनरजिस्टर्ड। हम लोग सब क्या है? तो वो लोग क्या डेली एक ही इनवॉइस करेगा सबको? आज कितना टिकट बिक्री हुआ? मान लो 500 टिकट, एग्जांपल दे रहा हूं, 500 टिकट बिक्री हुआ, 500 टिकट 200 रुपया, इतना वैल्यू, बस खत्म। बस एक ही करेगा वो डॉक्यूमेंट? नहीं, गवर्नमेंट ने उनको डिसअलाउ कर दिया। क्या कर दिया है? डिसअलाउ कर दिया कि वो लोग कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, वो लोग कंसोलिडेटेड इशू नहीं कर सकता। दे आर नॉट अलाउड टू इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सर अगर वो लोग कंसोलिडेशन नहीं कर रहे, मतलब मान लो जिसने नॉर्मली आज टिकट 200 से ऊपर का ही होगा, लेकिन अगर 200 के नीचे का भूल बंदारी हो गया है, अगर मान लीजिए आप संडे को चले गए, संडे को नहीं, मान लीजिए वेडनेसडे थर्सडे को 8 बजे पहुंच गए सुबह, तब तो आपको 90 रुपया का भी टिकट मिलता है, ठीक है? 8 बजे आप पहुंच गए, 7:30 बजे पहुंच गए, अर्ली मॉर्निंग शो चले गए, तो आपको फोरम में मिल जाएगा, फोरम में सिनेमा, मतलब जो भी है आपको मिल जाएगा। आप मॉर्निंग में जाइए, हाँ फ्राइडे को मत जाना, फ्राइडे सैटरडे संडे को कभी मत जाना। मूवी देखने जाना है मंडे टू थर्सडे जाना। हम लोग का बात अलग है, हम लोग के पास टाइम नहीं, हम लोग का संडे ही बचता है, ठीक है? तो कमिंग बैक टू माय टॉपिक, याद रखो एकदम लिंक कर रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ से। कंसोलिडेटेड इनवॉइस वो लोग इशू नहीं कर सकते। कौन नहीं इशू कर सकते? सिनेमा वाले लोग, ठीक है? तो सर वो लोग क्या हर एक जन को क्या इनवॉइस काट के देगा? नहीं भाई, इसमें भी चेंज आया है। जो टिकट मिलता है ना, क्या मिलता है? टिकट, उसी को मान लिया जाएगा, उसी को मान लिया जाएगा इनवॉइस। लेकिन कंडीशन क्या है सोचो, एक इनवॉइस में जो डिटेल्स होना चाहिए, एक इनवॉइस में जो डिटेल्स होना चाहिए वही डिटेल्स टिकट में भी होना चाहिए। वो डिटेल्स बेसिक चीज है सर, अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनवॉइस वैल्यू, आई मीन कोई एक सीरियल नंबर होना चाहिए। जैसे आपका टिकट का सीरियल नंबर हुआ वो इनवॉइस का नंबर हो गया, आपका सीट नंबर क्या हुआ वो इनवॉइस का सीरियल नंबर हो गया। आपका जो क्या बोलते हैं डेट रहता है टिकट का तो डेट रहता है ना, कौन सा शो कौन सा टाइम, वो डेट हो गया। और आपका वैल्यू दिया हुआ रहता है सप्लाई के अंदर में, जो टैक्सेस इंक्लूडेड है, जीएसटी इंक्लूडेड है, टोटल वाला खत्म, वही आपका क्या हो गया? इनवॉइस। तो दो तरीके का अमेंडमेंट आया कि मल्टीप्लेक्स वालों को तो बोला भाई आप कंसोलिडेशन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो आप टिकट इशू करते हो वो आपके लिए इनवॉइस ही हम क्या करेंगे? मान लेंगे। गाइस अगर आपको याद होगा मैंने इनवॉइस चैप्टर में और एक चीज आपको पढ़ाया था, स्पेशल टैक्स इनवॉइसेस इन स्पेशल केसेस, रूल नंबर 54। सुनो मेरा बात, याद है जीटीए सर्विस, जीटीए वालों को कुछ एडिशनल अपने इनवॉइस में डालना पड़ता है। जीटीए वालों को कुछ एडिशनल, जैसे क्या? गुड्स कैरेज का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंसाइनर का डिटेल, कंसाइनी का डिटेल, जीएसटीएन ऑफ द पर्सन लायबल टू पे टैक्स, जीएसटीएन ऑफ द पर्सन लायबल टू पे टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, सब कुछ उसको एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ इंफॉर्मेशन वो लोग के लिए ऑप्शनल भी होता है, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन वो लोग के लिए, जैसे बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसी कंपनी, अरे उनका लार्ज रिटेल सेगमेंट है, वो लोग अगर टैक्स चार्ज कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को 200 से ज्यादा, तब तो उनको एग्जेम्पशन है नहीं, बट वो लोग को क्या अलाउ कर सकते हैं? कंसोलिडेशन।
कंसोलिडेट वो लोग करेगा, लेकिन कुछ कुछ डिटेल्स तो आपको मैंडेटरी नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि रूल 46 में तो इतना सारी चीज डाल दिया, नाम डालो, एड्रेस डालो, डेट डालो। हम सबका इंडिविजुअल कस्टमर का नाम लिख के थोड़ी ना दे पाएगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कंप्लायंस को इजी करने के लिए, ये सब मैं प्रोविजन पहले का बता रहा हूं, कंप्लायंस को इजी करने के लिए नाम और पता, नाम और पता और उसका सीरियल नंबर, उसको क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया। क्या कर दिया? अब सर इसमें चेंज क्या है बता दीजिए। बस चेंज यही आया। अच्छा, और एक बात याद होगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, मैंने स्पाइस जेट का एग्जांपल लिया था, इंडिगो का एग्जांपल लिया था। वो लोग से जब अपने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेते हैं तो वो लोग टिकट देते हैं, वो अलग बात है कि वो लोग इनवॉइस भी देते हैं। काफी फ्लाइट्स नहीं देता, वो खाली क्या देता है, खाली टिकट दे देगा आपको, आपका टिकट कहा जाएगा, वो टिकट ही क्या मान लिया जाएगा, इनवॉइस। लेकिन ऐसा प्रोविजन सिनेमा वालों के लिए नहीं था, ऐसा प्रोविजन सिनेमा वालों के लिए नहीं था। सिनेमा वालों के लिए भी अब ऐसा प्रोविजन आ गया है कि उनका टिकट ही क्या मान लिया जाएगा, invoice, provided the contents mentioned in invoice under rule 46 should be there in the ticket। और इसमें एक चीज और कर दिया कि खाली मल्टीप्लेक्स वाले नहीं, जो अलग होते हैं ना, जैसे जया सिनेमा हुआ और कौन सा हुआ ना, ये पैराडाइज हुआ, ओरिएंट हुआ, ओरिएंट तो शायद बंद हो गया, जो भी 89 सिनेमाज हुआ, मतलब जो अदर देन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है, जो स्टैंड अलोन अपना थिएटर चलाते हैं, उनके लिए भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, उनके लिए भी प्रोविजन खत्म हो गया, अमेंडमेंट इन टैक्स इनवॉइस। सो जो भी है मल्टीप्लेक्स स्क्रीन को लेकर है, ध्यान रखिएगा। लेट्स रीड एक बार। स्पेशल प्रोविजंस फॉर टैक्स इनवॉइस फॉर सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स। रूल 46 है टैक्स इनवॉइस का, और रूल 54 है इनवॉइस इन स्पेशल केसेस का। रूल 54 है इनवॉइस इन स्पेशल केसेस का। रूल 54 है इनवॉइस इन स्पेशल केसेस का। सबसे पहला अमेंडमेंट देखते हैं। द ऑप्शन टू इशू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस, याद है ना वो क्या, लेस देन 200, टू अनरजिस्टर्ड, ये दो कंडीशन थे, याद है ना। ये कंसोलिडेटेड आप कर सकते थे अगर आप लेस देन 200 कर, याद है मैंने एक तो पेंटर मिस्टर ओबेरॉय राघव का एक एग्जांपल कराया था कि जिसका 200 या उससे ज्यादा है वो हमेशा टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, बाद बाकी में वो कंसोलिडेशन कर सकता है। टू अ सप्लायर एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू सेम चीज इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स इज डिसअलाउड नाउ। क्या इज डिसअलाउड नाउ, अब वो नहीं कर सकते कंसोलिडेशन, यानी ये लोग के ऊपर कंसोलिडेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो वो लोग अब क्या कर सकते हैं सर, देखिए नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है। A registered person who is supplying services by way of admission to exhibition of these films in multiplex screens shall be required to issue an electronic ticket। वो क्या इशू करेंगे, टिकट इशू करेंगे, एंड ये टिकट इज डीम्ड टू बी अ टैक्स इनवॉइस। ये टिकट इज डीम्ड टू बी अ इवन इफ सच टिकट डज नॉट कंटेन द डिटेल्स ऑफ क्या, समझे आप, थोड़ी ना आपका टिकट में आपका नाम लिखा रहता है, लिखा रहता है, बोलो लिखा रहता है कि नहीं। मान लीजिए आप लोग दो टिकट अपना खरीद ली कि आप लोग अभी बंक करके मूवी जाएंगे देखने, एग्जाम्पल दे रहा है कि इन लोग दोनों प्लान किए कि आज का अमेंडमेंट क्लास नहीं करे, बंक करके मूवी जाएंगे। अचानक से ब्रेक में डिस्कस हो, नहीं आज का क्लास सर बोले थे इंपॉर्टेंट है, बट इनके जो दो फ्रेंड्स इनके पीछे बैठे बोले नहीं हम तो चला जाएगा, अगर तुम नहीं जा रहे तो टिकट हमको दे दे। तो ये टिकट में इनका नाम लिखा हुआ था कि नहीं लिखा होता, नहीं लिखा हुआ था, तो टिकट क्या कर दिए, पास ऑन कर दिए, और ये टिकट में वो लोग चले गए, तो रेसिपिएंट का कोई डिटेल्स नहीं भी है तो भी क्या मान लेंगे, टैक्स इनवॉइस। लेकिन देखिए अदर डिटेल्स होना चाहिए, अदर डिटेल्स, जैसे अदर डिटेल्स में क्या आएगा बताइए, क्या आएगा बताइए, जीएसटी का उसका सप्लायर, जीएसटी नंबर उसका रहना चाहिए, किसका, आइनॉक्स का या पीवीआर का जो कंपनी का थिएटर का सप्लायर है, वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए, टैक्स रेट होना चाहिए, अमाउंट ऑफ टैक्स होना चाहिए, टोटल वैल्यू होना चाहिए, अगर कोई डिस्काउंट है तो वो होना चाहिए, वो सब कोई HSN कोड या SSC कोड जो है, SSC कोड होगा इस केस में, वो होना चाहिए। तो ये सारा डिटेल्स आपका होना चाहिए। अरे क्लियर है क्या, देखिए सेम चीज अप्लाई कर दिया गया। मोर ओवर सप्लायर ऑफ सच सर्विस इन अ स्क्रीन अदर देन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, मतलब जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन छोड़ के दूसरा स्क्रीन चला रहा है उसके पास भी ऑप्शन है ये अब प्रोसीजर फॉलो करने के लिए। ऑब्वियसली सब यही करते हैं, वरना टिकट के साथ इनवॉइस अटैच करके स्टेपल करके देना चालू कर दिए तब तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। हमारा गवर्नमेंट तो इतना
बचाता है ना, पेपर 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 बचाओ, तो ऑब्वियसली पेपर हम लोग इस केस में बचा सकते हैं। अब तो थोड़ी देर में देखिएगा ना, आफ्टर 2 years क्या होने वाला है, सब कुछ ऑनलाइन फोन के क्यूआर कोड के थ्रू होगा। वो दिन दूर नहीं है, वो तो अभी भी हो ही गया। बीएमएस में जाते हैं, दिखा देते हैं, ये लो, वो स्कैन करता है अपना एक दूसरा मोबाइल से और आपको एंट्री दे देता है। पेपर टिकट्स कौन कैरी करता है? एक जमाना था 5 साल पहले, ये लंबा, जैसे मान लो हम लोग पूरा फैमिली जा रहा है तो ऐसे काउंट करते थे, हाँ ये टिकट हो गया, चलो वो एक करके एक करके एक करके फाड़ फाड़ के 10 पीसेस पे पीसेस बना बना के उनको देते थे। अभी तो क्या हो गया, J1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ ले लो, कितना आदमी, एंट्री दे दिया जाता था। तो टाइम्स चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज, एडवांसमेंट होती है तो आपको भी चेंज होनी पड़ेगी। ठीक है, अगर जो चेंज हो गया समय के अनुसार तो चेंज हो गया, जो नहीं हुआ वो बैकडेटेड हो गया। और नोकिया का हिस्ट्री आप सबको पता ही है। ठीक है, चलिए अकाउंट्स एंड ई वे बिल। सर क्या अकाउंट्स एंड ई वे बिल में चेंज? कुछ नहीं है, बहुत इजी है यार, सुनिए मेरा बात ध्यान से। सर ई वे बिल क्या होता है? व्हाट इज ई वे बिल? फुल फॉर्म बताइए। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। मैं बात बताऊं क्या, एक सिंपल एग्जांपल, अगर मुझे माल माल बोले तो गुड्स, अगर मुझे कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कराना है, मैं क्या वर्ड यूज किया, ट्रांसपोर्ट। पार्क स्ट्रीट से जाएगा मान लो हावड़ा, गुड्स गया तो उसके ऊपर शनि मंडराने लग गया। क्या मंडराने लग गया? और वो शनि को प्रोटेक्ट कौन करेगा? ई वे बिल। वो शनि को प्रोटेक्ट कौन करेगा? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सप्लाई करता तो टैक्स इनवॉइस इशू करता, सप्लाई करता तो, बट यहां तो सप्लाई नहीं है ना। एग्जांपल मान लो मेरे 2 गोडाउन है, एक पार्क स्ट्रीट में और एक हावड़ा में, तो पार्क स्ट्रीट गोडाउन से हावड़ा में ट्रांसफर कर रहा हूं मैं नॉर्मली। हो सकता है मेरे को हावड़ा में गुड्स चाहिए, पार्क स्ट्रीट गोडाउन में मेरे को गुड्स नहीं चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा? ई वे बिल लगेगा। क्या लगेगा? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। अब ऑब्वियसली गुड्स मैं तो कैरी करके लोड करके जाऊंगा नहीं ना, तो मैं अपनी गाड़ी में लोड करूंगा, मैं किसी ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट करूंगा, किसी। अब मैं डिटेल में सब ई वे बिल में डिस्कस कर चुका हूं कि ई वे बिल में आपका क्या कैसे कैसे क्या होगा, क्या डिस्कशन होगा, मतलब सब कुछ ई वे बिल में सेपरेट है। सर बस क्या चेंज हुआ ये बता दीजिए। हर एक ई वे बिल का ना एक समय वैलिडिटी पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए आज मैंने दोपहर के 2 बजे एक ई वे बिल इशू किया कि मैं हावड़ा से पार्क स्ट्रीट गुड्स लेकर मूव करूंगा, तो इनका एक पिन कोड होगा, मेरे को पता नहीं हावड़ा का पिन कोड क्या है, पार्क स्ट्रीट का एक पिन कोड होगा, मेरे को ये भी नहीं पता पार्क स्ट्रीट का पिन कोड क्या है, जो भी है XYZ कोई भी पिन कोड होगा। पिन कोड से पिन कोड एक किलोमीटर डिफाइन होगा। क्या होगा? एक, कि मान लो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, देखिए एकदम रफ एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए 50 किलोमीटर है। कितना है? मान लीजिए 50 किलोमीटर है। तो सबका कैलकुलेशन फिक्स्ड है कि अगर आप कोई गुड्स मूव करा रहे हो यहां से कोई दूसरा जगह जिसका डिस्टेंस क्या है 50 किलोमीटर, वो कैसे पता चलेगा? पिन कोड के थ्रू एक एस्टिमेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एस्टिमेशन आ जाएगा कि इतना किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा पता है? इस ई वे बिल का एक वैलिडिटी डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? कि ई वे बिल कब तक वैलिड रहेगा। अगर आप गुड्स उस टाइम पे नहीं पहुंचा पाए तो सिंपल है, फर्दर कोई डरने की बात नहीं है, आपको वैलिडिटी को एक्सटेंड करानी पड़ेगी, आपको वैलिडिटी को एक्सटेंशन करानी पड़ेगी। यू कैन एक्सटेंड द ई वे बिल पीरियड। बट बात यहां पे क्या है कि सर इसी बात पे अमेंडमेंट आया है कि जो वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल है उसमें कोई चेंजेस आए, उसमें कुछ चेंजेस आए। वो क्या चेंजेस है एक बार समझ लेते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल चेंज है और बहुत ही सिचुएशनल बेस्ड चेंज, और होना भी चाहिए था ये। आप बिल्कुल एग्री करोगे once you have read the amendment. Now you understand what is the current provision. प्रोविजन था क्या, बात बस ध्यान समझना। हर एक अप टू 100 किलोमीटर अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल करता हूं, मतलब वो जो गुड्स अगर 100 किलोमीटर तक डिस्टेंस लेता है, चाहे मान लो यहां से खड़गपुर हो गया, तो 100 किलोमीटर का मान लो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो गुड्स, तो उसको 1 दिन की वैलिडिटी दी जाएगी। अप टू 100 में 80 भी आ गया, 90 भी आ गया, 5 भी आ गया, 20 भी आ गया, 100 तक जितना भी आ गया सब आ गया। स्लैब बेस्ड है ये। क्या है? स्लैब बेस्ड। 1 डे, क्या बोला?
1 डे, ध्यान से। उसके बाद हर 100 किलोमीटर का, उसके बाद हर 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ देयर आफ्टर, जैसे मान लो अगर 125 हुआ तो 100 तक तो एक दिन हो ही गया, उसके बाद हर 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, मतलब 100 या उससे कम, 100 या उससे, आपको और एक एडिशनल डे मिलेगा, आपको और एक, यानी सिंपल फंडा है सर, अगर 300 किलोमीटर हुआ तो 3 दिन, अगर 250 किलोमीटर हुआ तो भी 3 दिन, अगर 160 किलोमीटर हुआ तो 2 दिन, समझ गए आप। अब राउंडिंग ऑफ कर दीजिएगा, अब क्या कर दीजिएगा, राउंडिंग ऑफ कर दीजिएगा, या मान लो 550 किलोमीटर हुआ तो 6 दिन। तो जितना जितना एक एक 100 किलोमीटर का स्लैब ऐड होगा उतना एक एक दिन भी ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। सर काफी टाइम, सर गुड्स का भी नेचर होता है, काफी हैवी गुड्स भी होते हैं जिसको हम 100 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं लेके जा सकते, एकदम धीरे धीरे वो गुड्स चलते हैं, जैसे समथिंग लाइक क्रेन्स, समथिंग लाइक क्रेन्स, समथिंग लाइक क्रेन्स जो होता है ना, जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जनरली वो यूज आता है, एक जगह से आपको उठा के फिर दूसरा जगह आपको सारा मूव कराना। तो मान लो मेरे को वो क्रेन्स ही मूव करवाना है, मतलब ट्रक में क्रेन्स लोडेड रहेंगे, तो मैं अगर 100 किलोमीटर का स्पीड में चलाया तो भैया ना तो ट्रक रहेगा, ना तो हम रहेगा, ना तो मेरे सामने वाले रहे तो मेरे पीछे वाले रहेंगे। नहीं नहीं, मेरे को गवर्नमेंट बोला है एक दिन में पहुंचाएगा, नहीं तो ई वेबल। तो रोड एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए, रोड एक्सीडेंट्स को गवर्नमेंट बोला भाई जो 100 किलोमीटर एक दिन में तय कर रहा था नॉर्मल गुड्स लेके, तुम खाली 20 किलोमीटर तक तय करो। कितना? जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। क्या बोलते हैं? ओवर डायमेंशनल कार्गो, यानी जो थोड़ा हैवी व्हीकल गुड्स होता है, जो थोड़ा हैवी वेटी गुड्स होता है, वो सब आपके एग्जाम में दे देगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको दे देगा एग्जाम में कि कोई हैवी वेटी गुड्स है तो उसके लिए 20 किलोमीटर तक पे एक दिन, सेम उसके बाद हर 20-20 किलोमीटर पे एक एक एडिशनल डे बढ़ता रहेगा। मतलब सर अगर 50 किलोमीटर हुआ तो अप टू 20 एक दिन, अप टू 20, फिर फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर आफ्टर, तो कितना किलोमीटर उसके बाद आया, 20 के बाद 30 और आया, तो 20 के लिए एक और दिन दे दिया और बैलेंस 10 के लिए और एक दिन दिया, तो टोटल कितना, 3 दिन हुआ। समझे? तो सरकार पूरा प्लान करके किया है कि जो ओवर वेटी गुड्स है उसके लिए आप 20 किलोमीटर का एक दिन लीजिए, जो नॉर्मल गुड्स है उसके लिए आप 100 किलोमीटर का एक दिन लीजिए। ये एवरेज स्पीड के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया है गिवन द ट्रैफिक। समझे कि नहीं समझे? पर डू नॉट वरी, हम पढ़ेंगे ई वेबल में बहुत अच्छे प्रोविजंस है कि अगर आप नहीं भी पहुंच पाए टाइम से, आप वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हो, प्रोसीजरल कंप्लायंस है और सब कुछ ऑनलाइन है। एम आई क्लियर ऑन दिस? सर अब इसमें चेंज क्या है बताइए? ये चीज तो पहले भी था सर, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज अब मैं आपको बताता हूं। ये बात पहले से ही था कि जहां पे नॉर्मल गुड्स रहेगा अप टू 100 किलोमीटर्स 1 डे, फॉर एवरी 100 किलोमीटर्स 1 एडिशनल डे, फॉर ओवर डायमेंशनल कार्गो अप टू 20 किलोमीटर्स 1 डे, फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स 1 मोर डे। यहां पे खाली आ गया एक चेंज कि अगर आपके ऑनवर्ड जर्नी में या रिटर्न जर्नी में कोई भी एक लेग में अगर आप शिप से आ रहे हो, वेसल से आ रहे हो, किससे आ रहे हो, समुद्र से आ रहे हो, तो दैट टेक्स टाइम, दैट टेक्स टाइम। ये चीज पहले क्लियर नहीं था। पहले क्लियर क्या था, खाली गुड्स के नेचर पे डिपेंड करता था, ट्रांसपोर्ट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता था। अब मान लीजिए मैं नॉर्मल गुड्स वेसल से लेकर आ रहा हूं, अगर मैं नॉर्मल गुड्स वेसल से लेकर आ रहा हूं तो दैट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वेसल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वेसल। तो मेरे को 100 किलोमीटर तक एक दिन मिलता था। तो गवर्नमेंट को फील हुआ कि नहीं, वेसल से जब गुड्स आ रहे हैं तो टेक्स टाइम, हो सकता है बीच में थोड़ा सा वेदर खराब हो जाए, नेचुरल कैलामिटी आ जाए, और शिप भी है अपने स्पीड में मूव करता है भाई, वो रोड थोड़ी ना है, शिप भी अपने स्पीड में मूव करता है, कोई हैवी टाइड आ गया, बहुत सारा नेचुरल फैक्टर्स आ सकते हैं उस केस में। तो बस यही चेंज आएगा इस कि गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम उसको भी वही दर्जा देंगे जो ओवर डायमेंशनल कार्गो को देते हैं, उसके लिए भी 20 किलोमीटर वाला प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा।
उसके लिए भी 20 किलोमीटर वाला प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा, लेकिन याद रखना एक लेग ऑफ द जर्नी कम से कम शिप के थ्रू होगा। जैसे मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यहां से बाय रोड गया खड़गपुर, ठीक है, बट आते समय आया बाय शिप, तो इसमें ई वे बिल क्या होगा, 20 किलोमीटर वाला प्रोविजन। ई वे बिल क्या होगा, यहां का वी वे बिल अलग और वहां का ई वे बिल अलग। तो देखिए एक बार पढ़ते हैं। अब आप सबसे पहले ये वाला क्लॉज पढ़िए, तब आपको ऊपर वाला क्लॉज समझ में आ जाएगा। रीड दिस अप टू 20 किलोमीटर वाला क्लॉज। One day in case of over-dimensional cargo or multimodal shipment in which at least one leg involves transport by ship। ये ध्यान रखिएगा, कम से कम एक लेग ऑफ जर्नी जो क्या है, वो क्या है, शिप में। या फिर ऐसा हो सकता है, सुनिए, जैसे मान लीजिए आप यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, फ्रॉम हियर टू हियर, अल्टीमेटली आपको यहां से यहां जाना है। आप उसमें से एक जगह शिप ले रहे हैं तो भी 20 किलोमीटर है, एक जगह तो भी 20 को, चाहे वो थोड़ा सा ही लीजिए। क्या बोला, एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट, इसीलिए तो बोला मल्टी मोडल, मतलब अलग अलग मोड के थ्रू आप वो डेस्टिनेशन पहुंच रहे हैं। कभी फ्लाइट के थ्रू जा रहे हैं या रोड के थ्रू जा रहे हैं, फिर आप एक शिप के थ्रू भी ट्रांसफर कर रहे हैं। अरे क्लियर हो रहा है क्या, यहां से मान लो रोड के थ्रू गया, तो यहां से ट्रक गया, और यहां से फिर वो ट्रांसफर कर दिया किसमें, शिप में, यहां शिप ले गया, तो ये पूरा का पूरा जर्नी के लिए 20 किलोमीटर है। पूरा का पूरा जर्नी के लिए 20 किलोमीटर एक दिन, यानी उसका वैलिडिटी थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैलिडिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही एक लेग ऑफ द जर्नी शिप हुआ, आपका वैलिडिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि 20 किलोमीटर का एक दिन मिल रहा है आपको। यानी अगर 100 किलोमीटर हुआ तो 5 दिन वैलिड होगा आपका ई वे बिल। क्लियर हुआ क्या। हाँ, देखिए जाते वक्त आते वक्त में फर्क हो जाएगा, क्योंकि जाते वक्त ट्रांसपोर्टर कोई और होगा और आते वक्त ट्रांसपोर्टर कोई और होगा, वो दोनों अलग अलग टाइम पे जनरेट होगा। मैं आपको बताता हूं, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका ठीक नहीं होगा। जाते वक्त अगर मैं गया ना, तो मैं आज ई वे बिल जनरेट करता हूं, तो मैं आज मूवमेंट स्टार्ट करता हूं। बट क्या मुझे पता है क्या कि मैं जब मैं आऊंगा तो मैं उससे ही आऊंगा, तो जब मैं वहां से स्टार्ट करूंगा तो मैं तब ई वे बिल जनरेट करूंगा। सो इट इज वन साइड ऑफ द स्टोरी, नॉट टू वे। अगर मान लो यहां से मैं खड़गपुर जा रहा हूं, तो मैं यहां से खड़गपुर का ई वे बिल आज जनरेट करूंगा। मैं आज ही खड़गपुर से, ये तो ना रिटर्न फ्लाइट अभी बना लेते हैं। ये मैं बोल रहा हूं कि यहां से अगर आपको खड़गपुर जाना है, आधा डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे कोई नॉर्मल मोड के थ्रू, और बाकी शिपमेंट के थ्रू करोगे, शिप के थ्रू करोगे, तो आपके लिए जर्नी क्या है, 20 किलोमीटर एक दिन। 20 किलोमीटर। तो मल्टी मोडल वाला बात भी इसमें ऐड हो गया, जिसमें एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाई शिप। ये शिप वर्ड याद रखिएगा। तो जहां से ही शिप वर्ड आया, तो आपका किलोमीटर डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। टोटल किलोमीटर डिवाइड बाई 20 इंटू इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। सेम चीज देखिए, सेम होगा। एडिशनल 20 के लिए वन एडिशनल डे होगा, जिसमें आपका मल्टी मोडल शिपमेंट भी है अदर देन, आई मीन ट्रांसपोर्ट बाय शिप। और ऊपर में अगर आप समझेंगे तो ये सारा एक्सक्लूडेड है, ये सारा, ये देखिए, ये सब कुछ अदर देन है। यानी जो 20 में चला गया वो 100 में नहीं जाएगा। देखो, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिप इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व शिप। यहाँ पे देखो अगेन, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व बाय शिप। मतलब 20 में जो चला गया वो 100 में नहीं जाएगा। शॉर्ट में लिख लो नीचे, शॉर्ट में लिख लो, ओडीसी ट्रांसपोर्ट बाय शिप वन डे 20 किलोमीटर प्लस एडिशनल डे 20 किलोमीटर। अदर्स वन डे 100 किलोमीटर प्लस वन एडिशनल डे हर 100 किलोमीटर के बाद। बस यही है अल्टीमेट समरी। ओडीसी समझ गए ना, ओवर डायमेंशनल कार्गो।
ये क्लियर है क्या गाइस? ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट आया विच इज वेरी मच लिंक टू दिस पॉइंट। सर अगर हम नहीं पहुंच पाए टाइमली तो प्रोविजन है लॉ का, आपको वैलिडिटी क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। पहले क्या प्रोविजन था कि जैसे ही आपका एक्सपायर होने को है उसके पहले ही आप क्या कर दो, वैलिडिटी के लिए अप्लाई कर दो। लेकिन अभी प्रोविजन में कुछ चेंजेस आए। अभी प्रोविजन बोलता है कि आपका जो ई वे बिल की वैलिडिटी होगी ना वो आप एक्सटेंड कर सकते हो 8 घंटे के अंदर अंदर। कितने घंटे के अंदर अंदर? 8 घंटे के अंदर अंदर, जब से वो क्या हुआ है, एक्सपायर हुआ। जैसे मान लो 10 बजे पहुंचने की थी, देखिए हर ई वे बिल का ना एक दो डेट एंड टाइम एग्जैक्ट होता है, मतलब सेकंड्स के साथ, कि सब कुछ ऑनलाइन होता है। ई वे बिल इज नॉट ऑफलाइन। मतलब मैं क्लिक ओके किया, सबमिट हुआ, वो आपका जनरेट होके एक टाइम विथ सेकेंड्स आ जाएगा, 12:59:001। तो एग्जैक्टली अब वो, अब बात देखोगे कितना 100 किलोमीटर है तो एक दिन तक वैलिड होगा। अब वो एग्जैक्टली एक दिन के बाद तक वो क्या रहेगा, वैलिड। और मान लो उस टाइम तक आप नहीं पहुंच पाए तो आपको क्या कराना पड़ेगा, एक्सटेंड। अब आप उसी समय एक्सटेंड कराएंगे कि आपके पास 8 घंटा का बैंडविड्थ है, आपका वैलिडिटी आप एक्सटेंड करा सकते हो विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ योर एक्सपायरी। ये एक तरह का क्या होता है ना, थोड़ा सा गवर्नमेंट ने क्वेश्चन टाइम दे दिया कि आप अप्लाई करोगे फिर से, या फिर हो सकता है ना कि हम टेंटेटिव सोच नहीं पाते, वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कि हम सही टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम सही टाइम पे पहुंच गए तो हम क्यों एक्सटेंड कराएंगे? तो हो सकता है वो 1-1:30 बजे डिसाइड नहीं कर पाए, वो 2 बजे एग्जैक्ट डिसाइड करेगा कि हम कितने एक्सटेंड करें। हम 2 घंटा एक्सटेंड करें, 3 घंटा, इसलिए गवर्नमेंट ने आपको 8 घंटा सोचने के लिए दिया है कि ठीक है 8 घंटा मैं दे रहा हूं, उसके पहले तक सोच लो कि तुमको और कितना एक्सटेंशन चाहिए। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल इश्यूज हो रहे थे इंडस्ट्री में, जिसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाके आपको वैलिडिटी का टाइम एक्सटेंड कर दिया। विद इन 8 आवर्स फ्रॉम योर टाइम ऑफ योर एक्सपायरी यू कैन अप्लाई फॉर द वैलिडिटी ऑफ द ई वे बिल। देखिए रिटर्न में ये शो नहीं होता है, बट ई वे बिल का मैं आपको बताता हूं। ई वे बिल इतना क्रूशियल है ना गाइस, मतलब आप समझ लो, आप जो भी गुड्स बेच रहे हो या जो भी गुड्स परचेज कर रहे हो और अगर उसमें मूवमेंट है, एवरी सिंगल परचेज, एवरी सिंगल सेल का इनवॉइस होगा, उसके साथ ई वे बिल भी होगा उसके साथ, वरना वो सेल परचेज आप मान लिया जाएगा कि आपने ब्लैक मनी से खरीदा है, आप अकाउंट फॉर नहीं किया। बिकॉज सही, बिकॉज गवर्नमेंट आपका मूवमेंट ट्रेस करना चाह रहा है। आपके गोडाउन में ये गुड्स आया तो कैसे आया? आप बोलोगे बिल है ना, कैसे आया, मोड क्या है, पता नहीं, मतलब आप बोलेंगे ट्रक, मतलब इसका प्रूफ क्या है? आप जीटी का डॉक्यूमेंट दिखा दे, आपको दिखाना पड़ेगा ई वे बिल। और अभी तो और भी, जब मैं ई वे बिल पढ़ाऊंगा आपको और भी एडवांस चीज कराऊंगा कि अभी तो वाईफाई डिवाइस ट्रेस कर दिया गया। आप देखो फास्टैग, फास्टैग जैसा डिवाइस ई वे बिल के लिए भी यूज किया जाए, कि यानी वो आपका पूरा का पूरा मैपिंग कर लेगा कि आपने कौन सा स्टेशन किस टाइम पे क्रॉस किया है। ये मान लो मैं अगर बिल में दिखाया हूं कि मैंने गुड्स परचेज किया है, मान लो आउटसाइड स्टेट से, बट फिजिकली गुड्स विद इन स्टेट आ रहा है, हो सकता है मैंने कोई मैनिपुलेशन किया हो, तो ई वे बिल में दिख जाएगा कि तुम्हारा गुड्स आउटसाइड स्टेट से आया ही नहीं है, तुम्हारा गुड्स इधर इधर से विद इन वेस्ट बंगाल आया है। एवरीथिंग विल बी ट्रेस्ड ऑनलाइन। मतलब चोरी करने का अब तो जो गुंजाइश है वो एवरी टाइम कम होते ही जा रहा है। हाँ, एवरी टाइप ऑफ सेल एंड एवरी मूवमेंट। आप सोचो कोई भी गुड सेक्टर है ना, अगर आप बेच रहे हो खरीद रहे हो, ई वे बिल है, और ई वे बिल का इनफैक्ट अलग से पोर्टल है, जैसे जीएसटी का पोर्टल है वैसे ई वे बिल का पोर्टल है, और ई वे बिल जनरेट करने में मैक्सिमम 5 मिनट लगता है। हाँ करेक्ट, तो यही तो है, टैक्स इवेजन रोकने के लिए तो ई वे बिल कर रहे हैं। अरे टैक्स तो इवेड होगा ही। अब उसका देखिए बहुत सारा कारण हो सकता है, उसके पास मेरा कोई लॉजिक है नहीं, फिर भी इवेड होता है, वो तो होता ही रह रहा है और होता भी रहेगा, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, कुछ परसेंटेज तो रहेगा। बट हाँ अभी हम लोग ये बोल सकते हैं पहले से तो बहुत कम हुआ है, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस अभी
बढ़ गई है। अरे इतना सारा एसएससीज होता है, गवर्नमेंट सबका तो चेक नहीं कर सकता, बट जिसका चेक कर लिया उसका तो पूरा अच्छे से चेक करेगा, फिर उसका पूरा कुंडली निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। इसलिए लोग ये डर के क्या करते हैं, सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो इट इज नॉट सो इजी, इट इज नॉट सो इजी जितना अपने सोचते हैं। इट इज नॉट सो इजी टू इवेट टैक्स। सोचने के पहले बहुत बार सोचना पड़ता है इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। जैसे आप लोग सोचते हो ना, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस सोचते हो ना। तो वैसे गवर्नमेंट, आप लोग पहले टैक्स डिफॉल्टर्स भी सोचते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है अगर हम लोग, ये लोग प्रॉपरली ई वे बिल जनरेट नहीं करें तो। ये सब कुछ ऑनलाइन आ जाएगा, मतलब सामने रहेगा पेपर में कि तुमने परचेज किया, देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, यहाँ से यहाँ गुड्स आया है, फिजिकली आया है, ये ट्रांसपोर्टर लेके आया है, सब कुछ ऑनलाइन प्रूफ आ जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा और डॉक्यूमेंटेड है, सरकार को पता है। क्योंकि ई वे बिल जो हो रहा है सब सरकार के पास जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन। आप जो डेली परचेज कर रहे हो गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन जा रहा है, कहां से गुड्स जा रहा है इन्फॉर्मेशन जा रहा है, कहां पे आप बेच रहे हो इन्फॉर्मेशन जा रहा है, सब कुछ पता चल रहा है। वो अपने ई वे बिल में डिस्कस करेंगे। हाँ, कुछ कुछ केसेस है जहाँ ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है, जो कोई मुटिया मजदूर लेके जाएगा थोड़ी ना ई वे बिल जनरेट करेगा, जो झाका वाला जाता है थोड़ी ना ई वे बिल जनरेट करेगा। तो वो सब केसेस में जीएसटी क्या है, मतलब ई वे बिल क्या है, एग्जेम्प्टेड है, दैट विल डू इन ई वे बिल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम ई वे बिल गाइस। रिटर्न्स अपने कर लिए थे। अब नेक्स्ट आओ, प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद मैं पहले वो कराऊंगा, आर्टिकल 370 पेज 29 आइए, मैं प्लेस ऑफ सप्लाई बाद में कराऊंगा। पेज 29 आइए, सुनिए गाइस, ये तो सबको पता है। लेट मी टेल यू, दिस अमेंडमेंट इज नॉट रेलिवेंट। नॉट रेलिवेंट इन द सेंस बता देता हूं, सीए इंस्टीट्यूट, सीए स्टूडेंट्स के लिए तो रेलिवेंट नहीं है। सी जितने भी सीए स्टूडेंट्स हैं, आप प्लीज ध्यान से सुनना, आपके लिए जम्मू एंड कश्मीर आज भी एक स्टेट है। फॉर May 20 June 20 एग्जामिनेशन, JNK is a state. JNK is not a union territory. JNK is not a union territory. बट बाकी लोग के लिए है, तो आप प्लीज समझ लेना, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है, बट क्योंकि नोटिफिकेशन नवंबर में आ गया था, मेरे को आपको पढ़ाना पड़ेगा। नोटिफिकेशन नवंबर को आ गया था, सॉरी अक्टूबर को आ गया था, नहीं नहीं, ये कब आया था, लास्ट में लिखा है नवंबर को आया था, लेकिन एप्लीकेबल अक्टूबर से हुआ था, ठीक है। ये डेटेड 26 नवंबर है, ठीक है। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, बहुत इजी है गाइस। आई होप यू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 370, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिलीट किया, आर्टिकल 370 रिमूव किया, जिससे क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ बताइए, जिससे जीएसटी में भी इंपैक्ट आया। सर, जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था, अब वो बन गया है यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो अब हमें 2 यूटीज मिल गए और एक स्टेट चला गया, एक स्टेट। तो अब एसजीएसटी बन जाएगा यूटीजीएसटी। तो ये जो भी मैं बताऊंगा ना, मैं सबका बात करूंगा जो जेएनके में था, जो किस में था, जेएनके में था, उनके ऊपर तो अब सब कुछ अलग होगा। पहले वो एसजीएसटी में रजिस्टर्ड थे, अब वो किस में रजिस्टर्ड होंगे, यूटीजीएसटी में। पहले उनके ऊपर एसजीएसटी लॉ अप्लाई होता, अब क्या अप्लाई होगा, यूटीजीएसटी लॉ। तो वो जो यूटीजीएसटी एक्ट पहले से ही है, जो पहले 5 यूटीज के लिए थे, क्या थे, 5 यूटीज, याद है, कोई बता पाएगा कौन से 5 यूटीज पे यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होता था? दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़। ये 5 यूटीज पे ऑलरेडी आपका यूटीजीएसटी एप्लीकेबल है। अब एप्लीकेबल हो जाएगा किस पे, लद्दाख पे और जेएनके में। तो गाइस, थोड़ा सा ट्रांजिशन हमने अपने बात करेंगे, खाली ट्रांजिशन के बारे में। फाइनल स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, क्या हुआ है, जैसे होता है ना ट्रांजिशन, जैसे जब जीएसटी पे आया था तो ओल्ड लॉ से न्यू लॉ में गए थे अपने, तो वहां पे भी एक ट्रांजिशन हुआ था। अब यहां पे भी जेएनके एसजीएसटी से ट्रांजिशन किस में लेगा, यूटीजीएसटी में। एसजीएसटी ट्रांजिशन किस में लेगा, तो वो कैसे ट्रांजिशन लेगा, क्या प्रोसेस होगा, उसको क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे, वो कैसे चेंज होगा, all those kind of things we'll discuss in this notification. Very simple, once we read it, it is quite clear. मैंने already summarized way में आपके लिए यहाँ पे present किया है, तो एक बार अपने read करते हैं खुद से, फिर लास्ट में इसका summary points लिख लेंगे। Okay, let's start. Transition plan with respect to JNK reorganization with effect from 31st of October 2019, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर 2019, यानी सर जेएनके को यूनियन टेरिटरी माना जाएगा 31 अक्टूबर से।
कब से? देखिए अक्टूबर में कितना डेज होता है? 31। तो 31 को जेएनके क्या है? यूनियन टेरिटरी है। और 30th को जेएनके क्या है? स्टेट। ये ध्यान रहेगा आपको, ये चीज ध्यान रखिएगा। 31वां अक्टूबर को यूनियन टेरिटरी है, बट 30 अक्टूबर को स्टेट है। 30 अक्टूबर को स्टेट है। ओके, लेट्स रीड एक बार। द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल नोटिफाइज द फॉलोइंग पर्सन as the class of the persons who shall follow the prescribed procedure of transition till 31st December 2019। मतलब सर इन्होंने एक ट्रांजिशन डेट दे दिया है कि 31 दिसंबर 2019 तक का क्या हो जाना चाहिए? ट्रांजिशन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? ट्रांजिशन। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन डेट। मतलब यहां से आप अब चले जाओगे दूसरे लॉ में, यानी एसजीएसटी बन जाएगा यूटीजीएसटी। अब वो कौन से पर्सन आपको समझ में आ जाएगा? जो पर्सन पहले अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर में थे टिल 30th अक्टूबर, ध्यान देंगे टिल 30th अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक वो किस में थे? एसजीएसटी जेएनके में थे। एसजीएसटी जेएनके में थे। पर्सन हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ बिजनेस लाइस इन अर्स्टवाइल मतलब पुराना स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टिल 30th अक्टूबर 2019 एंड अब वो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएनके लद्दाख फ्रॉम 31st अक्टूबर 2019। यानी जो पहले स्टेट में थे टिल 30th अक्टूबर, अब 31st अक्टूबर से किस में चले गए हैं? यूनियन टेरिटरी में चले गए। तो ये हो गया मेरा यूटीजीएसटी। अब वो प्रोसीजर का है, एक बार देख लेते हैं, बहुत इजी है। पहला, आप अपना टैक्स पीरियड एसेटिन कर लीजिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो मुझे बताइए अक्टूबर में डेट क्या होगा स्टेट के लिए? 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 31 अक्टूबर नहीं होगा क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी पार्ट में चला जाएगा। वो किस में चला जाएगा? यूनियन टेरिटरी पार्ट में चला जाएगा। बट नवंबर का जो डेट स्टार्ट होगा, आप ध्यान दीजिएगा, वो कब से स्टार्ट होगा? 31 अक्टूबर। ये किस में चला जाएगा? यूटीजीएसटी लॉ में चला जाएगा। मतलब ध्यान दे रहे हैं, 31 अक्टूबर से 30 नवंबर, नवंबर में तो 30 ही दिन होता है, तो 31 अक्टूबर से टैक्स पीरियड चालू होगा नवंबर का। ओ माय गॉड, यानी नवंबर का एक दिन पहले से चालू कर देंगे। हाँ, क्योंकि तब से वो क्या था? यूटीजीएसटी था, तब से वो यूटीजीएसटी माना जाएगा। अब देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स चार्ज इन द इनवॉइसेस रेज्ड फ्रॉम 31st अक्टूबर टिल द ट्रांजिशन डेट, मतलब 31st ऑफ दिसंबर 2019। 31st ऑफ दिसंबर मतलब आपने 31st अक्टूबर से जो भी टैक्स चार्ज किया है, आई मीन इनवॉइस रेज किया है 31st अक्टूबर से 31st दिसंबर तक, आपको एप्रोप्रिएट एप्लीकेबल टैक्स देना पड़ेगा अपने जीएसटी रिटर्न्स में। अपने जीएसटी रिटर्न्स में यू पेड द एप्रोप्रिएट एप्लीकेबल टैक्स। मतलब अगर एसजीएसटी में थे तो एसजीएसटी में दीजिए, यूटीजीएसटी में है तो यूटीजीएसटी में एप्रोप्रिएट टैक्स पे करिए। अब सर मुझे एक बात बताइए, जब आपका चेंज हो रहा है एसजीएसटी लॉ से यूटीजीएसटी लॉ में, तो सभी चीज तो चेंज हो रहा है सर। आपका एसजीएसटी का क्रेडिट बन जाएगा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास ही पढ़ाया था ना, एसजीएसटी स्लैश यूटीजीएसटी। एसजीएसटी, अब एसजीएसटी बन गया जेरोक्स कॉपी यूटीजीएसटी। तो आपको आईटीसी भी क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर। आपको आईटीसी भी क्या करना पड़ेगा? थर्ड पॉइंट ये है, आपके पास ऑप्शन है टू ट्रांसफर द आईटीसी फ्रॉम द रजिस्टर्ड जीएसटीएन, जो आप 30 अक्टूबर तक रख के रखे थे किसमें? एसजीएसटी में, इन द स्टेट ऑफ जीएनके टू द न्यू जीएसटीएन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जीएनके और लद्दाख फ्रॉम 31st अक्टूबर बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर। अब आप आईटीसी कैसे ट्रांसफर करेंगे, इसका प्रोसीजर आपको दिया है। अब आईटीसी कैसे ट्रांसफर करेंगे, इसका प्रोसीजर आपको दिया है। सबसे पहले आप अपने ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे। किसका? इंटीमेट द ज्यूरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर ऑफ द ट्रांसफरर। मतलब सर एसजीएसटी को भी बोलना पड़ेगा और ट्रांसफरी यूटीजीएसटी वाले को भी बोलना पड़ेगा कि मैं आईटीसी ट्रांसफर कर रहा हूं। कितने दिन के अंदर अंदर? 1 महीना के अंदर अंदर, जब से आपको नया रजिस्ट्रेशन
मिला है, जब से आपको नया रजिस्ट्रेशन मिला है। अब जो आईटीसी ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर रेशियो ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएनके एंड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। मान लीजिए लद्दाख में, और मतलब स्प्लिट करना पड़ेगा ना जेएनके और लद्दाख। अब जेएनके में उसका जितना टर्नओवर होगा उतना जेएनके में चला जाएगा, और क्या बोलते हैं लद्दाख में वो जितना टर्नओवर वाला ट्रांसफर करेगा अब वो लद्दाख में चला जाएगा, रेशियो ट्रांसफर कर देंगे। नंबर सी, द ट्रांसफर ऑफ आईटीसी शैल बी कैरिड आउट थ्रू द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, मतलब जो भी आईटीसी ट्रांसफर होगा वो रिटर्न के थ्रू होगा फॉर एनी टैक्स पीरियड बिफोर द ट्रांजिशन डेट। मतलब ये हो गया क्या 31 दिसंबर 2019, इसके पहले जो भी आपका डेट आता है आप आईटीसी रिटर्न के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, एंड द ट्रांसफरर जीएसटीएन वुड बी डेबिटिंग द आईटीसी। समझ गए, डेबिटिंग आईटीसी मतलब आईटीसी रिड्यूस्ड इन बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, क्योंकि वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा ऑब्वियसली अपने जीएसटीआर 3B में, अपने जीएसटीआर 3B में, फ्रॉम इट्स लेजर इन जीएसटीआर 3B, एंड द ट्रांसफरी जीएसटीएन क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा सेम आईटीसी अपने जीएसटीआर 3B में। मतलब सर सिंपल समझ गए आप, एक जगह से आईटीसी कम हुआ तो दूसरा जगह से आईटीसी बढ़ेगा, तो एक जगह से तो डेबिट हुआ और दूसरा जगह में क्रेडिट होगा, दूसरा जगह में क्रेडिट होगा। ये सब कुछ किसके थ्रू होगा, रिटर्न के थ्रू होगा। और मैंने आपको पढ़ाया था कि रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इज नाउ जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B जो होगा वो अब मान लो कि रिटर्न है, वही वैलिड रिटर्न माना जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। लास्ट का 2 पॉइंट बड़ा सिंपल है, सिंपल अभी अभी समझाया। बैलेंस ऑफ एसजीएसटी इन द ई क्रेडिट लेजर ऑफ द सेड क्लास ऑफ पर्सन जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लद्दाख में है फ्रॉम 31 अक्टूबर शैल बी ट्रांसफर्ड एज बैलेंस ऑफ यूटीजीएसटी इन द ई क्रेडिट लेजर। मतलब 31 अक्टूबर से वो क्या बन जाएगा, यूटीजीएसटी बन जाएगा। 31 अक्टूबर से वो क्या बन जाएगा, यूटीजीएसटी बन जाएगा। सिमिलरली ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिखिए, नो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, गाइस ध्यान से सुनना, नो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑन interstate supply between UT of JNK and Ladakh till 31st December 2019 from 31st अक्टूबर 2019। इसका कारण है नो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑन इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जेएनके टिल 31st दिसंबर 19 फ्रॉम 31st अक्टूबर 19। आईटीसी ट्रांसफर होता है तो लायबिलिटी भी ट्रांसफर करनी पड़ती है, स्टॉक भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। अपने पढ़े हैं आईजीएसटी में इंटरस्टेट सप्लाई कब होता है, जब सप्लाई होता है दो यूनियन टेरिटरी के बीच में। तो यहाँ पे लद्दाख भी एक यूटी हो गया, जेएनके भी हो गया, लद्दाख भी हो गया, और पहले तो एक तब स्प्लिट हो गया, अब वो स्प्लिट हुआ, पहले तो एक ही था, अब तो क्या हो गया, अब लद्दाख वाले रीजन में जो रहेगा वो लद्दाख में रहा, और जो जेएनके में रहा वो जेएनके में हुआ। अब दोनों के बीच में, पहले तो एक ही था, अब दोनों के बीच में जब ट्रांजिशन हो रही है, जब तक ट्रांजिशन हो रही है, सरकार बोलती है जब तक ट्रांजिशन नहीं हो जाता तब तक दोनों को हम एक ही मानेंगे, तब तक दोनों को हम इन द टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन द टर्म्स ऑफ, क्योंकि अगर मैं कोई स्टॉक ट्रांसफर कर दिया कहां पर, लद्दाख में, क्योंकि ट्रांजिशन में तो मेरे को मौका मिलेगा ना कि तुमको अपना बुक्स को रिस्ट्रक्चरिंग करना है, तो अपने बुक्स को अकॉर्डिंगली क्या करोगे, आप रिस्ट्रक्चर करोगे। यानी जो स्टॉक आपका पहले से, जैसे पहले तो एक ही था ना जेएनके, अब तो स्प्लिट हो गया जेएनके और लद्दाख, तो जेएनके वाला पार्ट जो लद्दाख में जाएगा, जेएनके वाला पार्ट जो लद्दाख में जाएगा, उसके लिए तो मेरा इंटरस्टेट सप्लाई हो जाता, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता कंपल्सरी। सरकार यह बोलती है नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन कब कब, ओनली टिल 31 दिसंबर, जब तक ट्रांजिशन नहीं हो जाता। 31 दिसंबर के बाद आप अगर करते हो तो हम आपको क्या बोलते हैं, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
तो यही बात हो रहा है कि सेक्शन 24 का पहला क्लॉज आपने पढ़े थे कि इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई आप करते हो तो आपको हमेशा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. तो दिस विल नॉट अप्लाई ऑन द पर्संस मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज बिटवीन यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख फ्रॉम दिस ट्रांजिशन, आई मीन फ्रॉम 31 अक्टूबर टिल द ट्रांजिशन. बस एक बार पढ़ लेना जैसे मैंने आपको रीड करवाया है. ऑल इन ऑल बात एक ही है कि टैक्स पीरियड्स को डिवाइड किया गया है. अक्टूबर का क्या है, नवंबर का क्या है. 31 अक्टूबर से आप न्यू लॉ में जा रहे हो, यूटी जीएसटी में जा रहे हो. पहले आप SGST में थे, आप ITC भी ट्रांसफर कर रहे हो और आपको एक लेजर से दूसरा लेजर में जा रहा है तो एक लेजर में डेबिट हो रहा है और एक लेजर में क्रेडिट हो रहा है. आप अपने टैक्स ऑफिसर को इंटीमेट कर रहे हो विद इन 1 मंथ. आप टर्नओवर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. अगर लद्दाख में अगर आपका कोई है तो लद्दाख को भी अगर आप दे रहे हो तो आपको टर्नओवर के बेसिस पे बांटना पड़ेगा कि वहां पे आपने कितना ट्रांसफर किया है. अकॉर्डिंगली टर्नओवर रेशियो के बेसिस पे आपको लद्दाख वाला ITC लद्दाख में ट्रांसफर करना पड़ेगा. सो गाइस देखिए, I personally do not expect any question from here, but you may not know what comes in the exam. अगर आप prepared रहेंगे internally तो anything can be answered. Okay? तो ये 30th अक्टूबर एंड 31 अक्टूबर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिए. ऑल्दो मैं बताता हूँ नेक्स्ट ऑलरेडी जनवरी फरवरी मंथ में इसमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं गाइस, तो वो आप लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है जनवरी फरवरी वाला अमेंडमेंट, बट बहुत चेंजेस आ चुका है इसमें. तो देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग दैट. अभी जितना है एज ऑन डेट अपने को वही पढ़ के चल. नेक्स्ट पर आएंगे गाइस प्लेस ऑफ सप्लाई में. ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई का टॉपिक्स है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए ये मैं बोलूंगा पर्सनली रेलिवेंट नहीं है. क्योंकि देखिए होता क्या है, देखिए काटना नहीं है आपको. क्या होता है ना गाइस, अब इंस्टीट्यूट तो अपने सप्लीमेंट्री में दे देता है, बहुत चीज देता है. इंस्टीट्यूट भी अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है कि हाँ उनको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए, स्पेशली CS. तो ये इस वाले हंसने लग गए. फाइनल में तो सभी है, मैं इंटरमीडिएट का बात कर रहा हूँ. तो अब हम लोग का काम है कि पढ़ाना. तो हम लोग क्या चाहते हैं कि आपको अगर थोड़ा सा भी समराइज नॉलेज दे देना तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. समराइज नॉलेज लेके जाइए, अगर एग्जाम में नहीं आया तो नहीं आया तो आया, बहुत ही अच्छा. नहीं आया तो नहीं आया, आपको नॉलेज मिल गया. इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो जाएगा. अगर आप कोई अच्छा जगह इंटरव्यू देते हो, आपको ये सब पता रहेगा तो बहुत ही अच्छा. और नहीं आया तो अगर आ गया तो है बजरंग बली की, तब आपको और ही अच्छा हो जाएगा कि आपका पढ़ा हुआ है. तो ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो टॉपिक जो मैं जिससे रिलेटेड जो थोड़ा अमेंडमेंट है ना, वो थोड़ा एडवांस लेवल का है. क्या है? एडवांस लेवल का. तो ये मैं क्या करूंगा ना, मैं उसको रेगुलर क्लासेस में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और ये मैं फाइनल टॉपिक के साथ डील करूंगा. जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ना, ये वाला जो 2 अमेंडमेंट है, एज सच ये जो 2 अमेंडमेंट है ये मैं फाइनल जो अलग से इसके बाद और एक पार्ट 4 लेक्चर होगा जो खाली एक्सक्लूसिवली फाइनल स्टूडेंट्स के साथ होगा. ठीक है? तो इंटर वाले आप इसको थोड़ा सा एक बार जस्ट पढ़ के जा सकते हो, और मैं फाइनल वाला जो वीडियो होगा ना उसमें आप थोड़ा ये देख लेना, वरना आपका अननेसेसरली ये जो है ना डिस्कशन प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा. तो अब जो पार्ट है, अभी तक जितना पार्ट था वो सारा इंटर स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट था. एक बार मैं मैट खोल के आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग ने क्या क्या ओवरऑल देखा है. देखिए अगर आप स्ट्रेस अगर अपने को देना है, देखिए करना तो अपने को सभी है, बट स्ट्रेस जो अपने को देना है वो है ITC वाला अमेंडमेंट. ITC वाला अमेंडमेंट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्लीज लिख लेना, रूल 36(4) में जो आया था ITC वाला अमेंडमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रूल 36(4) में आया था वो 20% वाला क्राइटेरिया, वो आपको अच्छे से करके जाना है. उससे पक्का एक प्रैक्टिकल केस स्टडी आने का चांसेस है, पहला. दूसरा, जो एग्जेम्पशंस में जहां जहां चेंजेस आया था, न्यू एग्जेम्पशन भी आया था, पुराना एग्जेम्पशन में भी चेंज हुआ था, वो सब आपको करके जाना है अच्छे से, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. वो चीज आप प्लीज अच्छे से करना. तीसरा, RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी हम लोग ने देखा था 2-3 सर्विस ऐड हुआ है, 2-3 सर्विस ऐड हुआ है, और एग्जिस्टिंग सर्विसेज में भी चेंज हुआ है. ये भी आप अच्छे से करके जाइएगा रिवर्स चार्ज वाला सप्लाई में. एग्जेम्पशंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर कोई रिस्क मत लेना. ITC भी रिस्क मत लेना. बात बाकी तो देखिए कोई ऐसे अमेंडमेंट्स नहीं थे, छोटे छोटे 1 लाइनर्स थे, तो दैट कैन बी इजीली डन इवन जस्ट यू रीड. ओके, so that's it guys from the amendments for all examinations intermediate level applicable for May June 20 GST. हम लोग ने पूरा सक्सेसफुली फिनिश कर लिया है.
सो थैंक यू सो मच. एनीवन हैज एनी क्वेरी इन एनी ऑफ द अमेंडमेंट्स जो हम लोग ने डिस्कस किया है अभी तक, तो प्लीज आस्क मी. एक सेकेंड प्लीज. ई वेबल वाला आपका डाउट है. देखिए ई वेबल क्या होता है ना, इट इज फॉर वन मूवमेंट ऑफ गुड्स. ओके. एंड आपको ओरिजिन से डेस्टिनेशन प्लेस तक, जहां भी आपका डेस्टिनेशन है वो आपको करना पड़ता है. अब इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर ट्रांसपोर्टर सेम है, जैसे मान लो मैं ही एक जगह से दूसरा जगह लेके गया, मान लो ए से बी लेके जाना है, बी से सी मुझे ही लेके जाना है, तो मैं ए से सी का पूरा ई वेबल जनरेट कर लेता हूं. ए से सी पूरा मैं ई वेबल जनरेट करना था. और वहां पे मेरे पास ऑप्शन रहता है शो करने का कि मैं शिप के थ्रू लेके जा रहा हूं कि उसके थ्रू लेके जा रहा हूं. अब इसमें क्या है, क्योंकि मैं शिप के थ्रू लेके जा रहा हूं, तब तो मेरा दो ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व हो गया. ए से बी एक जगह से, बी से सी एक जगह से. तो इन दिस केस प्रैक्टिकली आप दो बार ई वेबल जनरेट करते हो, मतलब दो अलग अलग ई वेबल जनरेट करते हो, ए से बी और बी से सी. हाँ, एक ही दिन में कर रहे हो या अलग अलग दिन में करो, डिपेंड्स अपॉन द केसेस. जनरली आप एक ही दिन में कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. आप एक दिन में 10 ई वेबल जनरेट करिए ना, मना कौन कर रहा है आपको. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. जब हम ई वेबल चैप्टर अच्छे से क्लियर करेंगे तब आपको और क्लैरिफाई होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज भी आया हुआ है. देन यू विल अंडरस्टैंड मोर बारीकी से. ठीक है ना. अभी बस इतना समझो ई वेबल का वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड हुआ है फॉर लेग वाला, मतलब सॉरी शिप वाला, और उसके उसका एक्सपायरी के लिए आपको और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है. ठीक है ना. That's it guys from my side for intermediate. Thank you so much for your participation.